हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद अजय सर। तो मना लिया अपने होली, हो गया त्योहार। अब शुरू करते हैं यूपी टेट की धुआंधार तैयारी। तो इस चैनल पे हम तैयारी करा रहे हैं यूपी टेट फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर की इंग्लिश की। इंग्लिश के फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर की तैयारी इसी चैनल पे आपको कराई जाएगी। इंग्लिश के लिए आपको किसी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिलेबस डिस्कस करने के बाद आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कहां से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुआ था 2021 में, वो क्या हुआ था, निरस्त हो गया था, कैंसिल हो गया था। उसके बाद दोबारा पेपर कराया गया था। उस पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या जो प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर जो को, और ये किसका एनालिसिस है, फर्स्ट पेपर का। तो इसमें क्या है, यहां पे देखिए ऐसे दिया रहेगा, ये भाषा फर्स्ट में क्योंकि हिंदी रहती है और भाषा सेकंड में अगर आप संस्कृत लिए हैं तो यहाँ पे संस्कृत वाला आपको करना है, इंग्लिश लिए हैं तो इंग्लिश और उर्दू लिए हैं तो उर्दू। क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की तो यहाँ पे भाषा सेकंड में क्या रहेगी, इंग्लिश। यही वाला पार्ट हमें सॉल्व करना होगा, ये बात भी ध्यान देनी होती है, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहां से क्वेश्चन पूछ लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी कहां से, एडजेक्टिव से। क्या क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें किस तरह का एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो अब देखिए उसमें सिलेबस में दे रखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हम एक एक करके एकदम इजी लैंग्वेज में कवर करने वाले हैं। तो इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। आज हम केवल देखेंगे कि किस सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पूछ लिया किससे, एडजेक्टिव से। अब क्या सेंटेंस दिया है, अ लाइव एस इज बेटर देन अ डेड लॉयन। A live ass is better than a dead lion। और ऑप्शन क्या दे रखा है, डिस्क्रिप्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव है क्या, क्वालिटी है क्या, इंडेफिनिट है क्या, या क्वांटिटी। तो इसके लिए हमें एडजेक्टिव के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। हम ऊपर ऊपर यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वालिटी बता रहा है कि एस लेकिन कैसा, लाइव एस। लॉयन लेकिन कैसा लॉयन, डेड लॉयन। इस सेंटेंस का मतलब है कि एक जिंदा गधा, ऐसे मतलब होता है गधा या खच्चर भी बोल सकते हैं। तो एक जिंदा गधा या खच्चर बेहतर होता है किससे, एक मरे हुए शेर से। मतलब मरा हुआ शेर है तो क्या हुआ, लेकिन वो मरा हुआ है। और ये लाइव ऐसा गधा है लेकिन वो लाइव है, जिंदा है, खच्चर है लेकिन जिंदा है। तो इस मरे हुए शेर से तो कहीं बेहतर है, बात ये कह रहा है। तो ये दोनों ही क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, क्वालिटी। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, क्वालिटी। ये किस टाइप का एडजेक्टिव है, क्वालिटी। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड पूछ लिया इसमें, मतलब किसकी स्पेलिंग गलत है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक एक ऑप्शन देखना है। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, डिसिडियस। डिसिडियस मतलब क्या होता है, पर्णपाती। हिंदी भी देखते चलेंगे, पर्णपाती। पर्णपाती हमने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है। पर्णपाती वन मतलब क्या होता है, जो वन क्या करते हैं, एक निश्चित मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्णपाती। दूसरा क्या दिया, एंट्रेंस। एंट्रेंस मतलब क्या होता है, प्रवेश या
प्रवेश द्वार, प्रवेश या प्रवेश द्वार दोनों होता है। जैसे रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पे एक तरफ एंट्रेंस लिखा रहता है और दूसरी तरफ एग्जिट, तो उसका मतलब क्या है। अच्छा, स्पेलिंग हमें करेक्ट क्या देखना है, स्पेलिंग तो डिसिडुअस की स्पेलिंग भी सही है, एंट्रेंस की भी स्पेलिंग सही है, ये एम्बिगुअस की स्पेलिंग भी AMBIGUOUS, एम्बिगुअस की भी स्पेलिंग सही है। और यहाँ पे देखिए स्पेलिंग, ये गवर्नेंस, गवर्नेंस की स्पेलिंग GOVERNE नहीं होता है, क्या होता है यहाँ पे। अगर इसकी करेक्ट स्पेलिंग की बात करें तो ये हो जाता है NANCE होता है, क्या होता है GOVERNANCE, गवर्नेंस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, किसमें, किस वर्ड में गलती है, गवर्नेंस में। किस वर्ड में गलती है, गवर्नेंस में। इस तरीके से हमने क्वेश्चन 62 देखा। उसके बाद 63 में क्या दिया है, अब देखिए मिस स्पेल्ड। अब इसमें क्या है, इसमें बस कुछ वर्ड्स की क्या करना है, हमको प्रैक्टिस करनी है और वहीं से ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हम बिल्कुल डीप में पढ़ने वाले हैं। ये तो क्या है, एनालिसिस है कि प्रीवियस ईयर पेपर कैसा आया था। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम। अब यहाँ पे देखिए वर्ड पार्ट से पूछ लिए सिनोनिम, है ना, वर्ड पार्ट से एक क्वेश्चन दे दिया किसका, सिनोनिम का। सिनोनिम मतलब क्या होता है हिंदी में अगर बात करें तो इसका मतलब होता है पर्यायवाची, पर्यायवाची, है ना, मतलब सिमिलर इन मीनिंग। किस वर्ड का पूछ रहा है, अटेन्युएट। अटेन्युएट मतलब होता है कमजोर करना, क्या होता है, कमजोर करना। अब यहां पे अगर हम देखें तो इस वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब है पछताना, है ना। देखिए इसमें क्या है, अगर हमको वर्ड मीनिंग आती रहेगी तो हम बहुत आसानी से सिनोनिम या एंटोनिम फाइंड कर सकते हैं, है ना। दूसरा क्या है, डिवाइड मतलब विभाजित करना। डिवाइड मतलब क्या होता है, विभाजित करना। तो ये तो होगा नहीं, है ना, ये तो होगा नहीं। फोर्स मतलब क्या होता है, फोर्स मतलब बल या बल लगाना भी होता है, बल या तो बल लगाना। अब एक ही ऑप्शन बच रहा है क्या, मेक थिन। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, मेक थिन। अटेन्युएट मतलब कमजोर करना, मेक थिन मतलब भी क्या होता है, कमजोर करना या पतला करना। अब पतला कर दोगे कोई चीज तो वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी कि नहीं, पतला करना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी या ऑप्शन 2 कह लीजिए, यहाँ पे दिया है 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सिनोनिम से एक वर्ड उठा लिया, उसके बाद कह रहा है पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन। ये भी किससे पूछ लिया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। इसका मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें बहुत डेप्थ में पढ़ना होगा, है ना, क्योंकि सारी चीजें लगभग यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच से देखने को मिल रही हैं। यहाँ कंजंक्शन से एक क्वेश्चन उठा लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, नो सूनर, नो सूनर, नो सूनर। अब यहाँ पे कुछ फिक्स्ड कंजंक्शन होते हैं। फिक्स्ड कंजंक्शन पे हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे यही वाला क्वेश्चन ले लीजिए, यहाँ पे दिया नो सूनर, ठीक है, नो सूनर। तो नो सूनर के साथ हमेशा क्या आता है, देन आता है। नो सूनर के साथ क्या आता है, देन। इस बात को याद रखना है, नो सूनर के साथ देन आएगा। फिर हार्डली, हार्डली के साथ व्हेन आएगा। ये हम एक एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम ऊपर ऊपर बता दे रहे हैं। या एक है स्कैर्सली, स्कैर्सली के साथ भी क्या आता है, व्हेन आता है।
यहां रहता है नॉट ओनली, नॉट ओनली, और नॉट ओनली के साथ हमेशा क्या आता है, बट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो। और क्या दिया रहता है, और रहता है सो। सो के साथ हमेशा क्या आता है, दैट। ईदर के साथ हमेशा क्या आता है, ईदर के साथ आता है और। इसी तरीके नीदर, इसको आइदर भी पढ़ते हैं कुछ लोग, इसको आइदर और इसको नाइदर भी पढ़ते हैं, दोनों ही सही हैं। नाइदर के साथ नॉर आता है। इस तरीके से ये क्या है, कुछ फिक्स्ड कंजक्शंस होते हैं। तो इन सबको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब हमने क्या देख लिया कि यहाँ पे क्या दिया है, नो सूनर के साथ क्या दे रखा है, नो सूनर के साथ क्या आता है, देन। अब देखिए यहाँ पे नो सूनर, ये नो सूनर है, उसके बाद क्या दे दिया, बट दे दिया, गलत हो गया। फिर नो सूनर के साथ क्या दे दिया, यहाँ पे एंड दे दिया, गलत हो गया। फिर क्या, नो सूनर के साथ रीच द स्टेशन व्हेन दे दिया, जबकि व्हेन किसके साथ आता, हार्डली या स्कैर्सली के साथ। तो जाहिर सी बात है हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या, नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन, हमेशा क्या आता है, नो सूनर के साथ हमेशा क्या आता है, देन। इस बात को ध्यान रखना, नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन किस सेक्शन से है, नेक्स्ट है पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम। अब ये भी क्या है, वर्ड पावर से क्वेश्चन पूछ लिया। एंटोनिम मतलब क्या होता है, विलोम या विपरीत, है ना। विलोम शब्द पढ़ते ना हिंदी में, ये क्या है, विलोम। किसका विलोम पूछ लिया, जुडिशियस। किसका पूछ लिया, जुडिशियस। अब जुडिशियस मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, बुद्धिमान या विवेक से काम लेने वाला, बुद्धिमान या विवेक से काम लेने वाला। तो यहां पे हम सिंपल लिख लेते हैं क्या, बुद्धिमान। इसका मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। अब सभी ऑप्शंस में हम, प्रूडेंट मतलब क्या होता है, प्रूडेंट मतलब भी बुद्धिमान ही होता है, या विवेकी कह लीजिए, विवेकी या बुद्धिमान एक ही चीज है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो इसका सिनोनिम हो गया। केयरफुल मतलब क्या, सावधान, तो ये भी लगभग इसका सिनोनिम ही है, इसका सिनोनिम है। और सगेशियस मतलब भी होता है बुद्धिमान, सगेशियस मतलब भी क्या होता है, बुद्धिमान। ये सिली कहेंगे ना, सिली मिस्टेक मतलब यहां पे सिली क्या है, मूर्खतापूर्ण, मूर्खता पूर्ण। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सिली। जो इंसान विवेक से काम ले, बुद्धिमानी से काम ले, उसको जुडिशियस, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सिली। एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, सिली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मीनिंग ऑफ द इडियम। अब देखिए इडियम फ्रेजेस, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं, तो एनालिसिस इसी तरीके तो किया जाता है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या चीज देख पा रहे हैं कि वर्ड पावर से मतलब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस से काफी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ मीनिंग पूछ लिया किसका, इडियम का। द इडियम ऑफ क्या, टू पुट आउट, टू पुट आउट। तो टू पुट आउट का क्या, टू गो आउट, बाहर जाना, नहीं। टू वेट, इंतजार करना, नहीं। टू पोस्टपोन, टाल देना, नहीं। क्या होता है, टू एक्सटिंग्विश, क्या हो जाएगा, टू एक्सटिंग्विश। टू एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझाना, जैसे आग बुझाने के लिए भी क्या एक्सटिंग्विश वर्ड का यूज होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुझाना, है ना, या आग बुझाना भी लिख सकते हैं, आग बुझाना।
तो करेक्ट इसका वर्ड क्या है? टू पुट आउट मतलब आग बुझाना। ये हो गया इस इडियम का मीनिंग। 66 क्वेश्चंस हमने देख लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 67। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न, यह वही घर है जहां मेरा जन्म हुआ था। तो इसमें पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि बताइए ये सिंपल सेंटेंस है कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और या कंपाउंड सेंटेंस है। देखो स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंस को 3 भागों में बांटा गया है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड तीसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसको अगर हम देखें तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, यहां पे हम बात करेंगे सिंपल, कंपाउंड और सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस की। देखिए सिंपल सेंटेंस से नाम से ही पता चल रहा है कि ये सेंटेंस अपने साथ क्या लाएगा? एक सब्जेक्ट लाएगा और वर्ब लाएगा, जिसमें सिंपली क्या हो? एक सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। देखिए सेंटेंस कंप्लीट होने के लिए, सेंटेंस मीनिंगफुल होने के लिए सब्जेक्ट वर्ब भी काफी होता है। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे हम अगर कहें आई प्ले, बताइए ये सेंटेंस है कि नहीं? बिल्कुल ये एक सेंटेंस है, आई प्ले। तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस। अब बात करें हम कंपाउंड सेंटेंस की। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस जुड़े होंगे, है ना? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें 2 सेंटेंसेस, 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो यहां पे जैसे यहां पे एक क्या स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका? एक यहां पे इंडिपेंडेंट सेंटेंस रहेगा, मतलब वो किसी पे आश्रित नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। जैसे यहां पे एक क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट सेंटेंस। फिर यहां पे क्या रहेगा? एक कंजंक्शन रहेगा। कैसा कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कैसा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और फिर यहां पे एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इस तरीके से अगर हमको देखने को मिलता है तो हम उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहां पे एग्जांपल अगर देखें, एग्जांपल में अगर देखें यहां पे कह दिया राम इज पुअर, राम गरीब, बट ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वह कैसा है? ईमानदार है। यहां पे 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। एक राम इज पुअर, अगर इसको हटा दिया जाए तब भी ये एक सेंटेंस है, और ये भी क्या है? एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ही इज ऑनेस्ट, है ना? और बीच में क्या यूज हो रहा है? बीच में यूज हो रहा है एक कंजंक्शन। बीच में क्या यूज हो रहा है? कंजंक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, है ना? शॉर्ट में लिखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया? सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। अब हम बात करेंगे कुछ जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। देख यहीं पे देख लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। यहां पे देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जैसे एंड से सेंटेंस जुड़ा रहेगा, बट से सेंटेंस जुड़ा रहेगा, है ना? और से सेंटेंस जुड़ा रहेगा, ये लिखा रहेगा, येट से सेंटेंस जुड़ा रहेगा। इस तरीके के ये क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। को इन सभी से अगर जुड़े हुए हम सेंटेंसेस को देखते हैं तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये क्या कैसा
सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस। अब बात आती है किसकी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऐसा नहीं होता। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। देखिए वहां जो थे वो दो क्लॉजेस थे ना, एंड बट के पहले एक क्लॉज और बट के बाद दूसरा क्लॉज। तो यहाँ पे एक क्लॉज रहेगा प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा जो क्लॉज रहेगा उस पे डिपेंड रहेगा। उस पे क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा। यहाँ पे एक रहेगा प्रिंसिपल क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज, और यहां पे दिया रहेगा क्या, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और फिर क्या दिया रहेगा, प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रहेगा, और यहां पे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज रहेगा। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज मतलब दूसरा जो क्लॉज रहेगा वो इस वाले क्लॉज पे डिपेंड करेगा, इस वाले पे डिपेंड, इंडिपेंडेंट नहीं है। कंपाउंड में क्या है, दो सेंटेंसेस मतलब दो, एक सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेस क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन इसमें क्या रहेगा, इसमें ये प्रिंसिपल क्लॉज पे ये डिपेंड रहेगा, इसलिए इसको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहेंगे। ठीक है, वो कैसा क्लॉज है, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा है और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर इसके एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे अगर एग्जांपल हम देखें तो क्या हो जाएगा कि दिस इज द सिटी वेयर I visited। अब यहां पे ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये क्या है, ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये क्या कर रहा है, इस पे ये I visited कहां, इस शहर में, दिस इज द सिटी वेयर I visited। तो बात समझ में आ रही है ना। यहां पे एक सेंटेंस जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया है दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न, जहां ये वही घर है। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये सिंपल सेंटेंस तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो क्लॉज है, एक ये और दूसरा ये। फिर सिंपल नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, सिंपल नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। अब चेक करेंगे कि कंपाउंड है क्या, तो कंपाउंड सेंटेंस होने के लिए दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का होना जरूरी है, और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होने चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब ये कंपाउंड सेंटेंस भी नहीं है। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, जब कंपाउंड नहीं है तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ऊपर ऊपर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज, और ये इस पे डिपेंडेंट है। ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा फिल इन द ब्लैंक, द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट, फिर डैश द लॉयर। क्या विद द लॉयर, अब ये किससे पूछ लिया, प्रीपोजिशन से पूछ लिया। मतलब कि अभी तक अगर हम गौर करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वर्ड पावर से, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं, यही होता है एनालिसिस का असली मकसद, कि हम ऑब्जर्व कर पाए कि किस सेक्शन से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से और वर्ड पावर से क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे हैं। तो क्या यहाँ पे मेट आउट के बाद विद आएगा, नहीं। फ्रॉम आएगा, नहीं।
टू नहीं। अब ये प्रीपोजिशन जब हम पढ़ रहे होंगे तो वहां पे ये हमें देखने को मिलेगा कि कहां पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है। तो द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट क्या हो जाएगा, बाय द लॉयर। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, $69 क्वेश्चन क्या कहता, फिल इन द ब्लैंक, डैश ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम। अब यहाँ पे क्या है, खेलते खेलते बेचारे थक गए होंगे तो अब घर गए, है ना, घर चले गए। तो यहां से चेक कर, ऑन टायरिंग ऐसा तो कुछ होता नहीं, ऑन टायरिंग, वाइल टायरिंग जब वो थक रहे थे तब घर चले गए क्या, ऐसा नहीं। हैविंग टायर्ड नहीं, क्या करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बीइंग टायर्ड। अब ये इतना आसान नहीं है, इसको जो है समझने के लिए हमको पूरी ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए डेप्थ में, और साथ ही साथ हमें काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को एक अपनी क्लासेस में कवर करेंगे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी हम केवल देख ले रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समझ में आ रही बात। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीइंग टायर्ड, थक करके, खेलने से थक करके, द चिल्ड्रन वेंट होम, बच्चे कहाँ चले गए, घर चले गए। नेक्स्ट, अब ये क्या पूछ रहा है, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। देखिए अभी हमने जो पढ़ रखा है ना, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो अब यहाँ पे हमें उसका फायदा मिलने वाला है। यहाँ पे क्या कर रहा है, सेंटेंस क्या लिखा, द कॉफी इजंट टू स्ट्रॉन्ग। अब ये भी क्या होता है, एक फिक्स्ड कंजंक्शन होता है, ठीक है, फिक्स्ड कंजंक्शन होता है, बहुत ही आसान है। कैसे होगा, इट वोंट कीप अवेक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, एक फिक्स कंजंक्शन, जैसे अभी हम देख रहे थे, तो ये आता है टू, और इसके साथ क्या आएगा, टू, इसको याद रखना है, क्या आएगा, ये टू, इस टू का मतलब होता है उतना जितना कि नहीं होना चाहिए। टू बोलते ना, इट्स टू हॉट, बहुत गर्मी है, इट्स टू हॉट, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने क्या देख लिया कि टी डबल ओ के साथ हमेशा और हमेशा क्या आएगा, टी ओ, टू। तो यहाँ पे इसी से हमको ऑप्शन एलिमिनेट कर देना है। यहाँ पे देखिए टू आया और उसके बाद टू, हो सकता है ये सही हो सकता है। यहाँ पे टू के बाद सो कर दिया, गलत हो गया। फिर टू आया, उसके बाद फिर सो कर दिया, गलत हो गया। फिर टू आया और यहाँ एंड कर दिया, ये भी गलत। देखिए है ना सिंपल, हमको बस उसको जानकारी होनी चाहिए, आसानी से हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करके करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, द कॉफी इजंट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक। जो कॉफी है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो हमें जगा कर रख सके। जैसे पढ़ने के लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, रात में अगर जगते हैं तो रात में कॉफी पी लिए ताकि नींद ना आए। तो वही कह रहा है कि ये कॉफी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि ये हमें जगा कर रख सके। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन 1, द कॉफी इजंट टू स्ट्रांग टू कीप अस अवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ करेक्ट कंजंक्शन। अच्छा, अगर नोटिस करें तो यहाँ पे कंजंक्शन से कई सारे क्वेश्चन पूछ चुका है, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे कंजंक्शन से पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, बट। अब अगर अभी हम याद करें तो पीछे हमने बट का यूज पढ़ा है किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में। वो बट कैसा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बट, एज, अनलेस, ईदर। तो यहाँ पे सेंटेंस पहले देखें क्या लिखा है, डैश ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ। तो क्या ईदर होगा, क्या नहीं, यहाँ पे ईदर का कोई सेंस नहीं है, अनलेस का कोई सेंस नहीं है, बट का तो सेंस है ही नहीं। बट कब यूज होता है, जब एक चीज दूसरे के अपोजिट हो। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि राम इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। तो राम क्या है, गरीब है, बट लेकिन
वो क्या है, ईमानदार है। तो बट का तो कोई सेंस नहीं, एक ही ऑप्शन है क्या, एज, क्या हो जाएगा, एज ही हैड। तो एज का मतलब यहाँ पे क्योंकि, एज का मतलब क्या है यहाँ पे, क्योंकि, या इसको कभी कभी चूंकि भी बोलते हैं, क्योंकि उसने जो है बिल नहीं जमा किया था इसलिए उसकी इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी गई, यही चीज है ना। हाँ तो भैया अगर बिल नहीं जमा करोगे तो बिजली काट दी ही जाएगी, इसलिए टाइम पे बिजली का बिल जमा करते रहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 72 नंबर का क्वेश्चन है क्या, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब फिगर ऑफ स्पीच से भी सेंटेंस देखने को, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच जो जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं अलंकार, तो उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 फिगर ऑफ स्पीच अगर आप ध्यान से पढ़ ले रहे हैं तो उन्हीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए फिगर ऑफ स्पीच समझ लेते हैं, फिगर ऑफ स्पीच हम समझ लेते हैं यहाँ पे, फिर क्वेश्चन करने में आसानी होगी। फिगर ऑफ स्पीच, सबसे पहले तो फिगर ऑफ स्पीच में हम क्या पढ़ेंगे, सिमिली, सिमिली, इसकी अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं उपमा अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच अगर सिमिली की बात करें तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार। लेकिन हिंदी के थ्रू हमको नहीं आना है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे दिया रहता है, मतलब यहाँ पे दिया रहेगा एज और फिर कंपैरिजन करेगा एज या लाइक से। अगर हिंदी में बात करें तो क्या होता है, जब किसी उपमेय की, किसी उपमान से तुलना की जाती है, मतलब किसी कम फेमस वस्तु या व्यक्ति की किसी फेमस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है, तो वहां पे उपमा अलंकार होता है ना। तो इंग्लिश में देखिए, हिंदी को छोड़िए, यहाँ पे क्या है, एज या यहाँ पे एज या लाइक ऐसे दिया रहेगा। अगर सेंटेंस देखें तो दिया रहेगा ही इज एज ब्रेव एज अ लॉयन, ऐसे सेंटेंस दिया रहेगा ना। तो यहाँ पे एज एज अगर ऐसा कंपैरिजन देखने को मिलता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिमिली। नेक्स्ट दिया रहेगा मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर को अगर हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं रूपक अलंकार। क्या बोलेंगे, रूपक, बस इतना ही लिखते हैं, रूपक। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है। ऐसे करके कंपैरिजन जो है, एज है, लाइक है, इन सभी वर्ड्स का यूज ही नहीं किया जाता है, इन वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता। इसी सेंटेंस से अगर देखें हम तो इसमें दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, ऐसे यहां डायरेक्ट कह देगा ही इज अ लॉयन। उपमेय को ही उपमान बना देगा, उसको ही क्या कह दिया कि वह शेर है, शेर के जैसा नहीं है, शेर के जैसा बहादुर नहीं है, क्या है, शेर ही है। तो ऐसा अगर देखने को मिलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेटाफर। नेक्स्ट एक क्या रहता है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन हिंदी में इसको बोलते हैं मानवीकरण। मानवीकरण, इसमें क्या होता है, अगर आपने हिंदी में पढ़ रखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि मानवीकरण, मानवीकरण क्या होता है, जब नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग की तरह से दिखा दिया जाता है। मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसा दिखाया जाएगा जैसे वो लिविंग थिंग्स है।
सजीव है। निर्जीव चीजों को ऐसा दिखाया जाएगा जैसे कि वो सजीव है। तो ये होता है हमारा मानवीकरण। और एक यहाँ पे हम इन सब फिगर ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ेंगे। आज अभी हम इतना देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा होगा। तो कहाँ गया, ये है क्या, हाँ यहाँ कह रहा है सेंटेंस क्या है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। अगर याद आ रहा हो तो हमने क्या कहा कि नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरीके से जब ट्रीट करते हैं तो वहां पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो ये डेथ क्या है, डेथ तो वैसे भी जब आ जाती है तो लिविंग थिंग नॉन लिविंग हो ही जाता है। तो ये यहाँ पे है क्या, नॉन लिविंग थिंग। क्या है, नॉन लिविंग थिंग है ना। लेकिन इसको ट्रीट कैसे किया जा रहा है, हिज, देखिए हिज किसके लिए आता है, लिविंग थिंग्स के लिए। तो कह रहा है डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, मतलब जो मृत्यु है वो अपने ठंडे, अगर इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे तो क्या निकल रहा है कि जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो अपने ठंडे हाथ राजाओं पर भी रखती है। मतलब कि मृत्यु तो सबको आनी है। कहने का मतलब ये है कि चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे जो हो, मृत्यु तो सभी को आनी है। तो डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, यहाँ पे ये इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है डेथ को जैसे कि ये कोई लिविंग थिंग हो। तो इसलिए यहाँ पे हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। डेथ को, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरीके से ट्रीट जब किया जाता है तो वहां पे क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन। सिंपली हमने बता ही दिया क्या होता है, एज या लाइक, ऐसे दिया होता है ना। मेटाफर जानते हैं कि वहां पे एज लाइक का यूज नहीं किया जाता, और एपोस्ट्रोफी आगे अगर सेंटेंस आएगा तो हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग, द गाइड सेड दैट। अब यहाँ पे इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हालांकि इस तरीके क्वेश्चंस ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। अभी 2 ही 4 क्वेश्चन आए हैं जब से टेट हो रहा है, लेकिन हमको हर एस्पेक्ट से तैयारी करके चलना है ताकि एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है, देखिए सेंटेंस का कुछ पार्ट यहाँ पे दे दिया जाता है, बाकी सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड करके PQRS ऐसे करके ऑप्शन बना के दे दिया जाता है। और हमें करना क्या होता है, करेक्ट सीक्वेंस में मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करना होता है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द गाइड सेड दैट। अब एक चीज देखिए, अगर एक चीज आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे क्या दे रखा है, फुल स्टॉप। इसका मतलब ये जो एस वाला ऑप्शन है ये सबसे लास्ट में होना चाहिए, है ना। तो एस वाला अगर सबसे लास्ट में होगा तो ये ऑप्शन तो अपने आप कट जाएगा और ये ऑप्शन अपने आप कट जाएगा। बचे हमारे पास 2 ऑप्शंस, ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन फोर्थ। इन सभी चीजों को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीज क्या है भाई, फुल स्टॉप कहाँ आएगा, सेंटेंस के लास्ट में। अब जब सेंटेंस के लास्ट में आएगा तो यहाँ पे या तो एस है, या तो यहाँ पे फर्स्ट में, या तो फोर्थ में, बाकी तो ये बीच में है। तो लास्ट में तो ये बचा ही नहीं, ये सेकंड नंबर पे है। तो इसलिए इन 2 ऑप्शंस पे हमें डिस्कस ही नहीं करना है, इनको कट कर देना है। अब बचे 2 ऑप्शन, तो अब ये देखना कि पहले आर आएगा कि पहले पी आएगा। यहां पे क्या कर रहा है, द गाइड सेड दैट, पी देखते हैं, नो वेयर इन द वर्ल्ड, सही हो सकता है। कह रहा है गाइड ने कहा था कि क्या कहा था कि नो वेयर, कहीं नहीं, नो वेयर इन द वर्ल्ड, संसार में कहीं भी नहीं। फिर पी के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, पी के बाद आर। इस वाले ऑप्शन पे हम चेक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ आर नहीं हो पा रहा ना। सबसे पहले पी चेक किया तो सही है, उसके बाद आर देखें तो क्या कह रहा है, यू विल फाइंड, सही लग रहा है। फिर क्या, अ फेयरर बिल्डिंग,
फिर एस क्या कर रहा है, देन द ताजमहल, करेक्ट हो गया है ना। तो इस तरीके से हमको ऑप्शंस पे क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए सही करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचना है। देखिए सेंटेंस क्या बना, द गाइड सेड दैट, गाइड ने कहा था कि क्या, नोवेयर इन द वर्ल्ड, संसार में कहीं भी नहीं मिल सकता, क्या नहीं मिल सकता, क्या नहीं होगा, यू विल फाइंड, आप नहीं पाओगे, क्या नहीं पाओगे, फेयरर बिल्डिंग, इतनी अच्छी बिल्डिंग, इतनी सुंदर बिल्डिंग, देन द ताजमहल, ताजमहल के जैसी, है ना, ताजमहल की जैसी सुंदर बिल्डिंग आप संसार में कहीं भी नहीं पाओगे। तो ये करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो गया फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। अब प्रोवर्ब से भी क्वेश्चन पूछ लिया, ईडियम से, फ्रेजेस से। प्रोवर्ब, प्रोवर्ब मतलब क्या होता है, लोकोक्ति या कहावत, वो कहावतें जो लोगों के द्वारा एक दूसरे से सुन सुनकर क्या हो गए, फेमस हो गए, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोवर्ब। क्या कह रहा है, अ बर्ड इन हैंड, पहले इसको पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, अ बर्ड इन हैंड वर्थ इज वर्थ टू इन अ बुश। बुश मतलब होता है झाड़ी, क्या होता है, झाड़ी। कह रहा है, अच्छा अगर इसके हिंदी में बात करें ना, तो इसके हिंदी में मतलब होता है 9 नकद न तेरा उधार। हम अक्सर सुनते हुए पा जाते हैं लोगों को, क्या कहेंगे, भैया ऐसा है, इतना ही दो, ज्यादा मत दो। जैसे लोग कहेंगे कि अगर नगद देना है तो हम इतना देंगे, अगर उधार देना है तो बढ़ा के बताते हैं, लेकिन जो दे रहा होता है, जिसको बेचना होता है, कहेंगे नहीं नहीं उधार नहीं देंगे, तुम कम भले दो लेकिन उधार नहीं देंगे, क्योंकि जानते हैं कि उधार देने के बाद मिलने की चांसेस कम होते हैं। तो 9 नकद न तेरा उधार, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन अ बुश। अब यहां पे एक चीज ये ध्यान देना है कि इसका जो मीनिंग होता है ना, ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं होता है, इडियम का, फ्रेजेस का, प्रोवर्ब का वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट देखें तो क्या कर रहा है, टू कैच 2 बर्ड्स विद योर हैंड्स, नहीं, गलत। हमने क्या बताया कि ये जो इडियम जैसे मुहावरे होते हैं, जैसे 9 2 11 होना, तो 9 2 11 का मतलब 9 और 2 जोड़कर 11 होना तो होता नहीं, वर्ड टू वर्ड मीनिंग होता नहीं, उसका कुछ अलग ही मीनिंग होता है। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। तो उसी तरीके ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है टू कैच 2 बर्ड्स विद योर, ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग एक तरीके से, तो ये नहीं होगा। सेकंड क्या कह रहा है, टू ट्रैप बर्ड्स इन बुशेस, बिल्कुल नहीं। इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज नॉट योर्स, ये हो सकता है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं क्या कह रहा है, टू बी डिससेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, ऐसा कोई मीनिंग तो है नहीं कि जो आपके पास है उससे डिससेटिस्फाई। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड। कह रहा है इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाई, आपके पास जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए, बल्कि ये कि जो आपके पास नहीं है, मतलब जो आपके पास नहीं है उसके लालच में ये नहीं कि जो हमारे पास है उससे भी सेटिस्फाई न रहे, है ना। 9 नकद न तेरा उधार, इसका मतलब ये है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, आई डैश हिम सिंस। अब यहाँ पे सिंस वी मेट अ ईयर अगो, यहाँ पे जब भी आपको सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट देखने को मिलेगा
तो पहले वाले जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ये बात याद रखनी है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट तो है नहीं, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। ये नॉट सॉ तो कुछ होता ही नहीं, नॉट सॉ क्या है, ये तो बिल्कुल गलत है। हैडंट सीन नहीं होगा, क्या होगा, हैवंट सीन। मतलब ये रूल है कि सिंस के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूज हो रहा है तो उसके पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा और हमेशा किसमें देखने को मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ क्या हो जाएगा, आई हैवंट सीन हिम सिंस वी मेट अ ईयर अगो। मैंने उसको नहीं देखा, कब से, जब से हम 1 साल पहले मिले थे। जब 1 साल पहले मिले थे उसके बाद से फिर उसको मैंने नहीं देखा, है ना। नेक्स्ट क्या है, करा हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहैबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में सबसे पहले कौन पाए जाते थे, तो अमेरिकन साइंटिस्ट नहीं पाए जाते थे। इट इज हैज ऑलवेज बीन अ डेजर्ट। हमेशा से वो रेगिस्तान था, ऐसा भी नहीं है। इंडियन साइंटिस्ट नहीं, क्या पाए जाते थे, अर्लीस्ट नोन इनहैबिटेंट्स मतलब होता है निवासी। पहले वहां पे कौन रहते थे, जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं, डायनासोर्स। नेक्स्ट 77 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ एडवर्ब। अरे हम तो कह रहे हैं कि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ लिए तो ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से कवर हो जाएंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच फिर से एडवर्ब से क्वेश्चन पूछ लिया। कहां से पूछ लिया, एडवर्ब से। अब यहां पे कह रहा है कौन सा, अब देखिए हमको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना। नाउन है कि प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि एडवर्ब है कि प्रीपोजिशन है कि कंजंक्शन है, ये जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ फेस क्या है, फेस नाउन भी होता है और वर्ब। नाउन की अगर बात करें तो फेस मतलब क्या हो जाएगा, चेहरा। और अगर वर्ब की बात करें, फेस वर्ब भी है और नाउन भी है। अच्छा याद रखिएगा, कहेंगे फेस, मैं फेस नहीं कर पा रहा हूं, मतलब ये वर्ब भी है, क्या, सामना करना। फेस करना मतलब, फेस मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सामना करना। तो ये क्या है, फेस नाउन और वर्ब दोनों है। उसके बाद मीक वर्ड क्या है, मीक क्या है, मीक एडजेक्टिव है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम पता कैसे करेंगे। हम जब डिटेल में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें अपने आप पता होती चली जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। ये क्या है, एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है, विनम्र, विनम्र या शांत भी बोल सकते हैं, विनम्र या शांत। फिर फ्यूरी का मतलब क्या होता है, गुस्सा। फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा। और अपेस का मतलब होता है जल्दी जल्दी। क्या होता है, जल्दी जल्दी। ये क्या है, ये है नाउन। और ये क्या है, जिसकी हमें तलाश है, एडवर्ब, जल्दी जल्दी। ठीक है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अपेस, जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ एडवर्ब। तो इसमें से वर्ड हमें एडवर्ब छांटना था। एडवर्ब क्या है, अपेस। नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रोनाउन। अब यहाँ पे प्रोनाउन पूछ लिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका मतलब हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, वो शुरुआत से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो
किसकी होगी? पार्ट्स ऑफ स्पीच की। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आज हमने क्या किया, एनालिसिस कर लिया कि कहां से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब हम शुरू करेंगे क्या नेक्स्ट वीडियो से, पार्ट्स ऑफ स्पीच और बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल। तो यहाँ पे क्या पूछ लिया? प्रोनाउन पूछ लिया। कह रहा माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ। तो यहाँ पे क्या हरसेल्फ नहीं, हिमसेल्फ नहीं, देमसेल्फ नहीं, ईच अदर। देखिए जब प्रोनाउन पढ़ रहे होंगे तो उसमें देखने को मिलता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और ये होते कितने हैं? 2। रेसिप्रोकल प्रोनाउन 2 होते हैं। एक होता है ईच अदर और दूसरा होता है वन अनदर। यहां पे ये वाला यूज हुआ है। मेरा बेटा और मेरी बेटी आर फॉन्ड ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के क्या है? करीब है, एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, एक दूसरे से काफी करीब है, लड़ते झगड़ते नहीं है। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट देखेंगे 79 क्वेश्चन क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। अब मेटाफर हमने पढ़ रखा है, फिगर ऑफ स्पीच। मेटाफर में क्या होता है? लाइक, एज, इन जैसे वर्ड्स का यूज नहीं होता है, उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो क्या कह रहा है? ही इज अ बिग डंकी। ही इज अ बिग डंकी। डंकी से कंपैरिजन नहीं किया, सीधा उसको डंकी ही बना दिया। इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सही होने वाला है ना, यही ऑप्शन हमारा सही है। फिर नेक्स्ट भी देख लेते हैं। कह रहा माई हार्ट लीप्स अप। माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। अब यहाँ पे अगर आप याद कर पा रहे हो तो यहाँ पे हमने क्या कहा था? जब नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरीके से ट्रीट किया जाता है तो वहां पे क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे हार्ट एक बॉडी ऑर्गन है और उसको क्या कर रहा है कि वो उछल पड़ा। कब? जब उसने रेनबो देखा, इसका आसमान में जब रेनबो देखा तो उछल पड़ा। तो ये यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कैसा है? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं द बिटर स्वीट। एक तो हमने वहां पे डिस्कस नहीं किया था, यहां बता देते हैं। ये एक होता है ऑक्सीमोरन। फिगर ऑफ स्पीच। इसमें क्या होता है? इसमें उल्टा एक देखिए, ओ से ऑक्सी, ओ से अपोजिट। बिटर और स्वीट जहां पे क्या है? विरोधाभास रहेगा, विरोधाभास अलंकार। वहां पे हम क्या कहते हैं कि ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। ये कह रहा है द बिटर स्वीट। बिटर भी है और स्वीट भी है, तो ये ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ा जाता है। फिर द फेस ऑफ द चाइल्ड इज एज सॉफ्ट एज द पेटल्स ऑफ द रोज। हमने सिमिली में क्या पढ़ा था कि एज दिया होगा, उसके बाद एक वर्ड दिया होगा, फिर एज दिया होगा, या तो दिया होगा एज फिर एक वर्ड फिर एज, और या तो दिया होगा लाइक। इस तरीके से अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो होता है हमारा क्या? सिमिली। क्या होता है? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। तो सारे फिगर ऑफ स्पीच हमने यहाँ पे कवर कर लिए, लेकिन हम जब फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रहे होंगे तो एक एक चीजें डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज। यहां हमें बताना है कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या कहलाती है। तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे डेमोग्राफी जो होती है उसको
क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे स्टडी ऑफ, ये एक एक चीजें सारे ऑप्शन देख लेते हैं। इकोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट क्या बोल देंगे? इकोलॉजी। यहां पे देखें स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री, फैमिली की हिस्ट्री की स्टडी जिसके अंतर्गत की जाती है उसको क्या बोलते हैं? जीनियोलॉजी। और ये डेमोग्राफी हमने पढ़ ली है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। और ये क्या है? स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, तो इस तरीके से चारों ऑप्शन हमने देख लिया। स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री जीनियोलॉजी। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डेमोग्राफी। और स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज मतलब जो खगोलीय विज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है, अब ये नरेशन से क्वेश्चन पूछ लिया। किससे? नरेशन से। तो नरेशन में यहाँ उल्टा नरेशन दिया है, यहाँ इनडायरेक्ट से हमको डायरेक्ट ऑप्शन तक पहुंचना है। जो करेक्ट वाला ऑप्शन है डायरेक्ट में उस तक पहुंचना है। यहाँ डायरेक्ट दे के इनडायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे ज्यादा सावधानी रखनी है। हम क्या करेंगे? ऑप्शन के थ्रू ही पहुंचेंगे, ऑप्शन के थ्रू ही हम करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचेंगे, करेक्ट आंसर तक। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। कह रहा देखिए यहाँ क्या दिया? आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर। इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा रहा होगा? ये सेंटेंस रहा होगा इंटरोगेटिव। कैसा सेंटेंस? इंटरोगेटिव। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए एंड में, सभी में क्वेश्चन मार्क है, ये बात ठीक है। फिर दूसरी बात यहाँ पे देखें कि ये माइट जब इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं तो माइट किसका कन्वर्जन है? मे का। मे को ही तो हम इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तो माइट होता है। तो यहां से हम ऑप्शन कट कर सकते हैं। इस पे मे है, ये हो सकता है, इस पे विल है, इस पे विल दे दिया तो ये होगा क्या? विल का कभी माइट होगा क्या? नहीं होगा। अभी के लिए हम देख रहे हैं कि ये स्मार्ट तरीका कैसे हम करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचते हैं। बाकी जब हम नरेशन पढ़ रहे होंगे तो एक एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। कैन का थोड़ी ना माइट होता है, माइट होता है मे का। तो यहाँ पे दो जगह हमको मे देखने को मिल रहा है, ये दो ऑप्शंस क्या हो गए? कट गए। इन दोनों पे हमको कोई विचार नहीं करना है। अब देखेंगे, कह रहा आई सेड टू शीला आई टोल्ड शीला। अब ये आई टोल्ड दे दिया। आई टोल्ड तो हम इनडायरेक्ट में करते हैं, आई टोल्ड किस में? इनडायरेक्ट में करते हैं। जब सेड टू दिया होता है और अब असर्टिव सेंटेंस होता है तब हम सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। यहाँ पे आई टोल्ड शीला दे दिया, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया? आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। इस तरीके से हमको करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचना था, है ना। यहाँ इनडायरेक्ट में दिया था और डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचना था। ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट है ना। नेक्स्ट 81। अब 82 की बात करें, ईडियम दे दिया। फिर देखिए यहां पे क्या दे दिया? ईडियम। करा टू रिंग वंस ओन बेल मीन्स, मतलब पूछ रहा है कि टू रिंग वंस ओन बेल मतलब अपनी प्रशंसा खुद से करना। कुछ लोग होते हैं कि अपनी वाहवाही करेंगे कि ये वुडलैंड की जैकेट है, ये इस चीज, ये इस ब्रांड का कपड़ा है, ये इस ब्रांड का शूज है ना। तो खुद से ही, कोई पूछेगा नहीं, खुद से ही अपनी तारीफ करने लगते हैं।
तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, टू रिंग वंस ऑन बेल, अपनी घंटी, मतलब यहाँ पे घंटी बजाना नहीं है। बताए ना कि शाब्दिक अर्थ नहीं होता इसका, वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं निकाला जाता। यहाँ पे इस इडियम का मतलब होता है खुद की प्रशंसा करना। तो क्या हो जाएगा, तो थिंक प्रॉपरली नहीं, टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज ये हो सकता है, टू कमिट अ थेफ्ट चोरी नहीं 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 बिल्कुल नहीं, टू बी वंस पब्लिसिटी एजेंट। अब इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना, पब्लिसिटी के लिए एजेंट तो नहीं, ये गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन क्या है, टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज, मतलब कि अपनी प्रशंसा खुद करना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड, टू रिंग वंस ओन बेल, इसका मतलब है टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज। अब देखिए, अब यहां पे आ गया क्या, पैसेज। और पैसेज को ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करना है। ट्रेडिशनल तरीका इन द सेंस कि पहले पैसेज पढ़ लिए, फिर उसके नीचे दिए क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर से पैसेज पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। पैसेज दिया होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ने। क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ने। सबसे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर पैसेज पढ़ते जाएंगे, और जहां उस टाइप के कीवर्ड्स आएंगे उनको अंडरलाइन करके और करेक्ट ऑप्शन टिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम पहले पैसेज न पढ़ के क्या करेंगे, पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं भाई क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा व्हाट डज एंकोर मीन। अब ये वर्ड इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंकोर मीन पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट डिड किम डू इन द एंड। किम ने अंत में क्या किया, ये भी चलो देखते हैं अभी। व्हाट डज सेंचुरी डिनोट। अब सेंचुरी का मतलब तो हम बिना पैसेज पढ़े भी बता सकते हैं। सेंचुरी मतलब क्या, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 सालों का जो पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंचुरी कहते हैं ना। अरे सेंचुरी जैसे आप लोग क्रिकेट देखते हैं, जब 100 रन बना देता है कोई क्रिकेटर तो उसको हम क्या बोलते हैं कि सेंचुरी कंप्लीट हो गई। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो अ पीरियड ऑफ 100 ईयर, इसके लिए पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इसीलिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि बिना पैसेज पढ़े भी हम आंसर कर सकते हैं। तो वही हुआ यहाँ पे। फिर क्या करा, व्हाट इज द मजिशियन नेम। मजिशियन का नेम क्या था। अब ये क्वेश्चन तो हम बिना पैसेज पढ़े आंसर कर नहीं सकते, तो इसलिए पैसेज पढ़ना होगा। नेक्स्ट करा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड। अब कैप्टिवेटेड का मतलब तो हम अपने से भी बता सकते हैं, लेकिन इसमें जब पैसेज पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आएगा। देखिए क्या होता है, जब सेंटेंस में कोई वर्ड यूज किया जाता है तो उसका सेंस वहां पे जो निकल रहा था होता है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होता है ना। नेक्स्ट क्या कर रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस। इसका भी आंसर हम बता सकते हैं अपने से, लेकिन हमें क्या करना है, पैसेज पढ़ के ही आंसर करना है। फिर कह रहा है व्हाट इज अ वर्ड। अब इसका वर्ड का मतलब तो नहीं बता सकते, बिना पैसेज पढ़े नहीं बता सकते। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉपिंग। हॉपिंग का मतलब तो बता सकते हैं। हॉपिंग का मतलब क्या होता है, जंपिंग। हॉपिंग का मतलब जंपिंग। अब देखिए पैसेज पढ़े बिना हमने 2 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए है ना, 2 क्वेश्चन का आंसर दे लिया। अब हम क्या करेंगे, पैसेज पढ़ेंगे। पैसेज पढ़ेंगे और जैसे जैसे वहां पे हमने देखा था उन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जाएंगे और ऑप्शन टिक करते जाएंगे। क्या कर रहा, द चिल्ड्रन ऑफ एमजी विद्यालय हैड अ वंडरफुल टाइम यस्टरडे। अब एक बात और ध्यान रखनी है, इसका मीनिंग नहीं निकालने लग जाना है वहां पे। बात समझ में आ रही कि नहीं, मीनिंग नहीं निकालना है, आपको पढ़ते जाना है, कीवर्ड नोट करते जाना, करेक्ट आंसर टिक करते जाना। वहां पे एक एक वर्ड का यार इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं। आप सीधे पैसेज पढ़िए, जहां पे आपको लगे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे अंडरलाइन कर लीजिए और उसका करेक्ट आंसर यहाँ पे टिक कर दीजिए। इसका मतलब नहीं निकालने लग जाना है। समझ में आ रही ना बात।
दे वर कैप्टिवेटेड। अब देखिए यहां पे आ गया ना, दे वर कैप्टिवेटेड बाय द स्पीड, एगिलिटी एंड शोमैनशिप ऑफ मजिशियन किम राठौड़। वहां पे नाम भी पूछा गया था, किम राठौड़। जहां जहां पे हमने क्वेश्चन पढ़ा तो भाई अभी तुरंत क्वेश्चन पढ़ा तो याद तो रहेगा ना कि कौन कौन सा वर्ड वहां पे आया था, उसी को हमको क्या करते जाना है, अंडरलाइन करते जाना है। अब इसका आंसर हम कर सकते हैं, अभी उठा के हम यहाँ पे कैप्टिवेट, दे वर कैप्टिवेटेड मतलब वो मंत्रमुग्ध कर लिए गए थे। यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे एक पूछ लिया क्या, मजिशियन किम, क्या लिखा, राठौड़। मजिशियन का नाम पूछा है, चुपचाप आंसर कर देना है क्या, किम राठौड़। इजिली पैसेज पढ़ के उसका पूरा अर्थ निकाल के फिर नहीं हमको क्वेश्चन अटेंड करने हैं, पहले क्वेश्चन रीड कर लेने हैं और जैसे जैसे कीवर्ड्स मिलते जाएंगे वैसे वैसे अंडरलाइन करके आंसर करते जाएंगे। विद इन 2 और 3 मिनट्स हम सारे आंसर कर लेंगे करेक्टली, ठीक है। और क्या पूछ लिया, कैप्टिवेटेड मतलब क्या, कैप्टिवेटेड मतलब एंगर्ड नहीं, अरेस्ट कर लिया था क्या, मजिशियन अरेस्ट करेगा नहीं, ऑनर्ड नहीं, एस्टोनिश इसका मतलब होता है मंत्रमुग्ध करना। जब कोई जादूगर खेल वगैरह दिखाता है तो देखने वाले लोग क्या हो जाते हैं, एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि वो जादूगर है भाई, जादू दिखा रहा है ना, तो मंत्रमुग्ध कर लिया। देखिए 2 क्वेश्चन का आंसर मिल गए, आगे देखिए। द चिल्ड्रन वॉच्ड हिम स्पेलबाउंड फॉर 2 hours. All that broke the silence was a gasp of astonishment, है ना, ये astonishment भी एक वर्ड आया यहाँ पे यूज हो गया ना, और the sound of spontaneous, यह दिया ना spontaneous applause, एक वर्ड आया था ना spontaneous, कहाँ था ये, spontaneous का मतलब होता है कंटिन्यूअस नहीं, नेवर नहीं, ऑलवेज नहीं, spontaneous का मतलब होता है जो चीजें क्या हो जाती हैं, हैपनिंग सडनली, अचानक से हो जाती हैं, जो पहले से नहीं निर्धारित होती हैं, अचानक से होती हैं, उसका मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट आगे क्या है, कहां गया, अप्रिशिएटिंग अ ट्रिक आउट ऑफ हिज मैजिक वैंड। अब मैजिक की क्या होती है, छड़ी होती है ना, तो मैजिक वैंड इस तरीके से यहाँ पे क्या दिया था, कोई क्वेश्चन दिया था, मैजिक वैंड कहाँ गया, ये कह रहा व्हाट इज अ वैंड, तो वैंड क्या था, उसका बॉक्स था क्या, नहीं, क्लॉथ नहीं, हैट नहीं, स्टिक। अब देख पा रहे हैं ना कि किस तरीके से हम स्मार्ट तरीके से पैसेज कंप्लीटली बिना पढ़े करेक्ट आंसर कर पा रहे हैं, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो इसीलिए नहीं, ऐसे ही नाम नहीं रखा गया इस चैनल का इजी इंग्लिश विद अजय सर, क्योंकि यहाँ पे इजी ट्रिक्स भी सिखाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम है इजी इंग्लिश विद अजय सर। तो इसलिए ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पैसेज पढ़ेंगे, फिर आंसर करेंगे, ऐसा हमें नहीं करना है। अब देखिए ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर हमने कर लिया है, व्हाट इज अ वैंड, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा और ये बचा, यही 2 क्वेश्चन बचे हैं। अब यहाँ एंड, इसका मतलब कहीं ना कहीं एंड में आएगा, तो पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं ना, आगे पढ़ते हैं। देखिए ज्यादा हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो जो वर्ड वहां क्वेश्चंस में पूछे गए थे उनको अंडरलाइन करके आंसर करते गए। नेक्स्ट आगे देखते हैं ना, तो मैजिक वैंड मतलब हो गया उसका क्या, जादुई छड़ी, हो गया आंसर। केम फ्लावर्स, रिबन्स एंड गार्लैंड्स ऑफ एवरी पॉसिबल कलर एंड seemingly ending length. It came in such quick succession that everyone was left gasping. 1 or 2 young children came up to examine the thin stick, wondering how it could hold so much. They were really frustrated, as if that was not magical enough. He made a rabbit pop out of an empty wooden box. It went हॉपिंग, देखिए एक वर्ड आया था ना, हॉपिंग, हॉपिंग मतलब
क्या करना, जंप करना, तो उसका तो हमने बिना पढ़े ही आंसर कर दिया। अराउंड द स्टेज इट वाज सून पुट बैक इनटू द बॉक्स एंड सेकंड्स later he pulled out a red soft white and squealing. The little ones seemed a little frightened by this while the others clapped and cheered loudly. This was the grand finale. The children did not want it to end. मतलब बच्चे नहीं चाहते थे कि, क्योंकि मजा आने लगता है ना जब जादू वगैरह दिखाता है जादूगर, तो एकदम मजा आता है। They shouted encore. ये एक वर्ड आया था पहले, encore. Once more, encore, once more, ना जब कोई अच्छी चीज लग जाती है तो क्या नेवर कहा था, नहीं, नाउ कहा था, नहीं, ट्राई कहा था, नहीं, एनकोर मतलब होता है वंस मोर, है ना, एक बार फिर से, वंस मोर। तो एक क्वेश्चन का आंसर हमको देना बाकी है, बाकी सब हो गया। फिर क्या, क्योंकि वो एंड कह रहा है ना, एंड तो एंड में ही आया होगा। बट किम गेव देम अ ब्राइट स्माइल एंड वैनिश्ड। यहाँ पे किम ने क्या किया, बच्चे कह रहे थे कि एक बार और, एक बार और, लेकिन जो मजिशियन था उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, एक मुस्कान दी और वहां से क्या हो गया, गायब हो गया, चला गया। तो क्या कह रहा है, वही पूछ रहा है कि व्हाट डिड किम डू इन द एंड। एंड में किम ने, किम कौन है, किम है मजिशियन। तो मजिशियन ने क्या किया, परफॉर्म द एक्ट वंस अगेन। कहाँ किया, बच्चे कह रहे थे कि वंस अगेन, एंकोर, लेकिन उसने किया नहीं। सैट डाउन, बैठ गया, नहीं। नेवर परफॉर्म द ट्रिक, ऐसा तो कुछ इसमें पैसेज में दिया नहीं गया। स्माइल्ड एंड डिसअपियर्ड। देखिए वैनिश, अब देखिए वैनिश क्या है, इसका डिसअपियर का सिनोनिम है। यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये क्या है, वैनिश मतलब डिसअपियर हो जाना, है ना। तो उसने क्या किया, स्माइल किया और डिसअपियर हो गया। तो इस तरीके से हमने पैसेज को आसान तरीके से सॉल्व कर लिया और सभी क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर दे दिए। तो आज हमने क्या देखा, जो 2021 वाला पेपर था उसका कंप्लीट एनालिसिस। अब नेक्स्ट वीडियो से हम यूपी टेट इंग्लिश की प्राइमरी और जूनियर, देखिए जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको हम पहले कवर करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो दोनों में कॉमन है, तो हम शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। आज जैसा कि हमने देख भी लिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल ऐसी तैयारी करेंगे जैसे कि मतलब अभी हम ये समझ के चल रहेंगे कि आपको जरा भी नॉलेज नहीं है। मतलब बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चंस पे डिस्कशन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कशन होगा। मतलब कि यह समझ लीजिए कि यूपी टेट के लिए इंग्लिश की तैयारी के लिए आपको इस चैनल के अलावा कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए यूपी टेट की इंग्लिश की तैयारी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और तैयारी जारी रखिए, क्योंकि जुलाई में एग्जाम होना है और अभी जैसे होली बीती, होली में 3-4 दिन लोग डिस्टर्ब रहे, तो इस तरीके शादियों वगैरह का सीजन चल रहा है, शादी में कहीं यहाँ जाना कहीं वहां जाना, तो कोशिश कीजिए कि अवॉइड कीजिए, है ना, और अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि इस बार का जो यूपी टेट है वो काफी दिनों बाद होने जा रहा है और पता नहीं अब कब हो। तो इस बार क्या करना है, इसी बार यूपी टेट वो भी अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर लीजिए, फिर जब वैकेंसी आएगी तो आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।